हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और मेरे चित्तो कैसे हो। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। नई नई वीडियोज आप मेरी देख रहे होगे जो जो मैं लेके आता हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं, चलिए शुरू। ठीक है। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, मेरी यही उम्मीद है। ठीक है। तो आज एमसीक्यू अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सीआरई का एग्ज़ाम आप लोगों ने फिल कर ही दिया होगा अभी तक, तो अगर नहीं किया तो कर दो। ठीक है। देर मत करो फॉर्म भरने में, फिर आपके सेंटर वगैरह उसी से आपके डिसाइड होंगे। ठीक है। तो आई होप आपने फॉर्म तो फिल कर दिया होगा। तो चलिए अपना एमसीक्यू सेशन शुरू करते हैं। और आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। तो सीआरई को अभी फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं, और जैसे कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि सीआरई का अकॉर्डिंग ही हम इसमें तैयारी कर रहे हैं। सीआरई में क्या है कि थोड़े से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए अभी सारा का सारा जो काम है आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर के ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मैंने रखे हैं, बायोकेमिस्ट्री के, माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। अब वो टाइम गया कि सिंपल क्वेश्चन आ गए कि भाई इंसुलिन का काम क्या होता है। ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन नहीं आते अब। ठीक है। तो अभी मॉलिक्यूलर का फेज है, तो मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन ही आपसे एग्जामिनर जो एक्सपेक्ट करता है। और मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन भी आप लोग अच्छा अपने तरीके मतलब अपने आप भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं तो कोशिश करता ही हूँ आपको प्रोवाइड करने की। ठीक है। तो ये सीआरई सीरीज की अभी लेक्चर 3 है ये, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैंने सीआरई बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीआरई वाले ही इस वीडियो को देखेंगे। आपका कोई भी एग्जाम, अभी जैसे एनआईपी नोएडा का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर वो एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा हो। ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। पीजीआई वगैरह में भी हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए आप देख सकते हो। टीएमसी के मैंने खुद एग्जाम 2 एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कैसा वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफ़ी हार्ड पेपर होता है उनका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मेरा नाम है चेतन, एंड आई हैव डन माई बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजे चंडीगढ़, एंड विद दिस I also worked in एम्स रायबरेली, एम्स बठिंडा, एंड करंटली आप मेरे को देखते ही होंगे। ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा मेरी दिनचर्या का, कैसी मेरी हेक्टिक लाइफ है। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखिए क्वेश्चन है आपके, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी रखी है, क्वेश्चन भी रखा है और राइट आंसर भी लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन यार पीडीएफ के फॉर्म में ही अभी आएंगे। ठीक है। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो पीपीटी बनाने का इतना थोड़ा टाइम मिलता नहीं है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन को। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए मैं हर एक वीडियो में आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ, वो है संधि विच्छेद का। ठीक है। संधि विच्छेद वो क्या होता है, वो अभी आने वाले आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सर। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन ना आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं जिसमें आपका एक्सेप्ट हो। ठीक है। या ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो बड़े ध्यान से पढ़ा करो। जैसे अगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, करेक्ट लिखा हो, तो यही से फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो डिसाइड हो जाती है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अब क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता है कि जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है, ये एक बैक्टीरिया है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये सारे के सारे इन्फेक्शन कोज करता है एक को छोड़ के। तो वो कौन सा इन्फेक्शन है जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस कोज नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए। ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अब इसमें आप थोड़ी सी अगर आपको ना अ, थोड़ी सी कॉमन सेंस से भी अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि देखिए क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है। ठीक है। तो इधर देख, जो इसका जो नाम है ना ट्रैकोमैटिस, ये आई से रिलेटेड है। ठीक है। आई से, तो ये आई वाले इन्फेक्शन ही कॉज करेगा। ठीक है। निमोनिया क्या है, निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो निमोनिया तो भाई निमोनी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये मोस्टली ये वाले कोज करते हैं। ठीक है। कोई रेयर में ऐसा है, जैसे अब क्लैमाइडिया निमोनी ही भी इसको कोज करता है, निमोनिया को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, क्योंकि ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है जो वो कोज नहीं करता। और जो है ट्रैकोमैटिस, तो ये नाम ही इस डिजीज से आया है, जैसे ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक डिजीज होता है, तो उसी से फिर जैसे जब डिस्कवरी हुई होगी इस बैक्टीरिया की, तो उससे ही ये नाम आया है कि ट्रैकोमा डिजीज है, और ट्रैकोमा डिजीज को खोज करने वाला बैक्टीरिया है ट्रैकोमेटिस। ऐसे ही बहुत सारे और भी डिजीज हैं जो डिजीज से फिर बैक्टीरिया का नाम जैसे
आया है। जैसे निमोनिया कौन कोज करता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो निमोनिया से फिर ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे अगर आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको नाम याद करने में आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो आप जितना मर्जी रट लो, आप बोलना ही बोलना है। ये ह्यूमन माइंड की नेचर है कि वो मतलब एवरी लाइन और एवरी डिटेल को याद नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये आप समझ लो। बस ये है कि थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे ट्रैकोमा डिजीज है तो ट्रैकोमेटिस, निमोनिया जैसे बता दिया मैंने। और भी बहुत सारी डिजीज है, ठीक है, वो मैं आगे आने वाले इसमें वीडियोज में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी चलिए थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, ठीक है, एक तो ये निमोनिया सर, ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस है ये। तो ये किसके द्वारा खोज किया जाता है, ये खोज किया जाता है सर कलमेडिया निमोनी, ठीक है। कलमेडिया निमोनी एक बैक्टीरिया है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो भी इसको खोज करता है, ठीक है, रादर देन बाय कलमेडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। वाइल देखो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा कट रहा है ना। देखो, वाइल जो कैलमेटिव ट्रैकोमेटिस है ना, वो भी निमोनिया कोज कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर चांस में है, ठीक है। इन्होंने जनरली क्वेश्चन पूछा है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। ट्रैकोमेटिस भी निमोनिया कोज करता है, लेकिन वो इन्फेंट में करता है और वो रेयर केस बन जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। लेकिन इन्होंने तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ठीक है। अदर ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है भाई? देखो, जो लिम्फो ग्रेनुलोमा विनीरियम है, जैसे कई एग्जाम्स में ना क्वेश्चन ही ऐसे आपसे आ जाता है, जैसे एलजीवी, एल एलजीबी, एलजीबी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। पीजीआई में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था एक बार, एलजीबी की फुल फॉर्म ही पूछ लेता। तो एलजीबी की फुल फॉर्म भी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे यहाँ पे गया एलजीबी। एलजीबी की फुल फॉर्म है लिम्फोग्रेन्युलोमा विनेरियम। ये जो डिजीज है ये क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस कोज करता है, क्योंकि जो इसमें भी देखो, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके भी फिर डिफरेंट, जैसे क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज के भी अलग अलग फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है जब आप हायर स्टडी में एमएससी लेवल पे जाओगे। अभी तो आपको इतना नहीं पढ़ाया जाता, सीरोवार क्या होते हैं, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे और आते हैं, सीरोवार, सीरोवार एक्चुअल में सीरोवार बोलते हैं इनको। तो इसमें जो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस है, ये लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरियम डिजीज कोज करता है, और इसके स्पेसिफिकली जो सीरोवार L1 L2 और L3 है, ये कोज करते हैं, ठीक है। और ये है क्या, मतलब ये लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरियम है क्या? अब देखो, यही से मैंने बोला ना संधि, भाई ये मतलब इतना अच्छा मेथड है चीजों को याद करने का। अब जैसे विनीरियम, विनीरियम समझ, सब सब से आप क्या क्या समझते हो? देखो, लिम्फो ग्रेनुलोमा, यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स का ये डिजीज है, ठीक है, लिम्फेटिक मतलब ऑर्गन्स कह रहा हूँ मैं, लिम्फेटिक टिश्यू का ये डिजीज है, ठीक है। तो लिम्फो ग्रेन्युलोमा विनीरियम, विनीरियम जो विनीरियल डिजीज होता है, जैसे आपने सुना होगा विनीरियल डिजीज, VDRL, विनीरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो ऐसे डिजीज पे काम करे जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। तो विनीरियम वहीं से आया, मतलब कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऐसे मतलब ऐसे हर चीज को, मतलब ऐसे ना हर चीज कनेक्टेड होती है। जैसे आजकल तो जैसे एआई का जमाना है, तो बोलते हैं ना कि हर चीज ऐसे तार से तार मिला होता है, तो ऐसे हर डिजीज ना एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होता है। जो विनीरियम, जैसे विनीरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट किसके लिए करते हैं? सिफिलिस के लिए करते हैं। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, विनीरियल डिजीज है। एसटीडीज को पता क्या एक वर्ड और भी बोलते हैं? अगर आप एसटीडी वर्ड नहीं आया आपके एग्जाम में और पूछ लिया विनीरियल डिजीज, विनीरियल डिजीज, ठीक है, विनीरियल डिजीज, तो विनीरियल डिजीज भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ही बोलते हैं। तो ये इन्वेसिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, विनीरियल डिजीज है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कोजिटिव एजेंट है ये, ठीक है, लिम्फोग्रेन्युलोमा विनेरियम का। उसके बाद है इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस सर आपकी आई से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस ये जो कैलामिडी ट्रैकोमेटिस ही कोज करता है, और इसका जो स्पेसिफिकली जो सीरोवार डी है वो ये कोज करता है, ठीक है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। अब देखो, ये टिपिकली कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे वाया जो आपका जेनाइटल सिक्रीशंस है, जैसे बच्चों में ही लगा लो आप, ठीक है, बच्चों में ही लगा लो। बच्चे ऐसे कई बार वो उनको नहीं पता होता, तो ऐसे जेनाइटल ऑर्गन्स पे उनके हाथ डलते हैं और फिर एकदम से वो ऐसे वो कर लेते हैं, गलती से मुंह में चला जाता है या आंख में चला जाता है, तो ये ऐसे इन्फेक्शन फैलता है ये, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड जो जेनाइटल सिक्रीशन है उसके थ्रू ये कंजक्टिवाइटिस फैलता है न्यूनेटल में और अडल्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका एंडेमिक ट्रैकोमा, एंडेमिक ट्रैकोमा देखो, ट्रैकोमा भी भाई ये आई से रिलेटेड ही इन्फेक्शन है, ठीक है, ट्रैकोमा।
आइसोलेटेड इन्फेक्शन है क्योंकि इसके सिरोवार A B B C और ये सिरोवार है जो ये कोज करते हैं एंडेमिक ट्रोकोमा, जो कि क्रोनिक आई इन्फेक्शन है। और वर्ल्ड लीडिंग जो आपका प्रिवेंटेबल, ये प्रिवेंटेबल है, ठीक है। इस इन्फेक्शन से जो ब्लाइंडनेस कोज होती है वो प्रिवेंटेबल है, तो ये वर्ल्ड लीडिंग कोज है, ठीक है। इन्फेक्शियस कोज है जो कि आपका प्रिवेंटिव ब्लाइंडनेस का मतलब कि एक तरह से ये इन्फेक्शियस कोज है। तो ये ऐसे मैं बोल रहा था ना कि ऐसे थोड़ा सा आपको रिलेट करके जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको मतलब रटना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं तो आप रट के भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई, कोरिलेट करके पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा एसटीडी के ऊपर थोड़ा सा। और जैसे इसमें ही आपका आरपीआर, ठीक है, आरपीआर, वीडीआरएल, तो ये क्या है, ये सारे के सारे किसके लिए करे जाते हैं, ये किए जाते हैं आपका सिफिलिस के लिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आप नोट कर सकते हो। सिफिलिस क्या है सर, सिफिलिस ट्रैपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है वो कोज करता है सर। ट्रैपोनिमा पैलिडम क्या है सर, एक स्पायरोकीट, ठीक है, स्पायरोकीट है। स्पायरोकीट कैसे होते हैं सर, ऐसे कैसे देखोगे सर, इसको इसको देखेंगे सर हम, डार्क फील्ड, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो स्पारोकीट है इसको देखा जाता है, और ये मैंने खुद देखा हुआ भाई, ठीक है। पीजीआई में हमारी पोस्टिंग लगती थी, पीजीआई में एक अलग ही लैब है, ठीक है, एसटीडी लैब, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। तो स्पायरोकीट जो है ये है, ठीक है। और कौन कौन सी स्पायरोकीट है इसके अलावा, लेप्टोस्पायरा हो गया, लेप्टोस्पायरा हो गया। देखो स्पायरोकीट की मैं बात कर रहा हूँ, अब लेप्टोस्पायरा की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, लेप्टोस्पायरा, ठीक है। स्पायरा, स्पायरा कहाँ से मतलब आया, स्पाइरल, यानी कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो स्पाइरल शेप्ड है। देखो फिर से कोरिलेशन आया ना, मैंने बताया लेप्टोस्पायरा, बोरीलिया, बोरीलिया भी अब हमारा क्या है, बोरीलिया भी सर हमारा क्या है, वो स्पारोकीट में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डाइन मेथड से, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डाइन मेथड इज यूज टू फॉर, ठीक है। जो डाइन, एक होता है डाइन्स फिनोमेना, ठीक है, एक होता है डाइन्स फिनोमेना, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक तो होता है सर डाइन फिनोमेना, डाइन फिनोमेना कौन सर, प्रोटियस, ठीक है, प्रोटियस। डाइन फिनोमेना प्रोटियस दिखाता है सर। और जो डाइन डिजीज, डाइन्स मेथड है या डाइन स्टेन है वो किसके लिए किया जाता है सर, वो किया जाता है सर आपका माइकोप्लाज्मा के लिए, ठीक है। तो डाइन्स मेथड आ जाए, डाइन स्टेन आ जाए, वो किस लिए करते हैं सर, हम माइकोप्लाज्मा के लिए करते हैं। करते क्यों है सर, आप देखो, वैसे मोस्टली जब आप बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हो तो कैसे करते हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। आपको पता होगा जो आपके अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। देखो डाइन स्टेन मेथड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेनिंग ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के लिए क्यों करते हैं सर डाइन स्टेन, वो इसलिए करते हैं बिकॉज ये ना, ये जब अगार के ऊपर जो फ्राइड एग कॉलोनी होती है ना, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, फ्राइड एग कॉलोनी मॉर्फोलॉजी किस में दिखती है, और ये भाई मैंने खुद देखी हुई है, ठीक है। फ्राइड एग कॉलोनी तो ये दिखती है सर माइकोप्लाज्मा में, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में फ्राइड एग कॉलोनी दिखती है। तो फ्राइड एग कॉलोनी को देखने के लिए ये डाइंस्टेन किया जाता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, यानी कि विदाउट सेल वॉल है। वैसे तो जितने बैक्टीरिया है आपने पढ़ा होगा। ग्रामस्टेन का प्रिंसिपल क्या है, मुझे ये बताओ, ग्रामस्टेन का प्रिंसिपल क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्रामस्टेन में जो ग्रामस्टेन है वो किसको स्टेन करता है, वो सेल वॉल को स्टेन करता है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब माइकोप्लाज्मा में तो भाई सेल वॉल ही नहीं है, तो उसको कैसे देखोगे भाई आप, तो उसको देखोगे सर आप हमारा डाइन स्टेन के साथ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ग्राम स्टेन से इसको हम स्टेन नहीं कर सकते, दैट्स वाई फिर हमें ऐसे टेस्ट की रिक्वायरमेंट फिर पड़ती है। और फिर देखो साइंस में देखो, मैं अपने चैनल पर एमसीक्यू लेके आता हूँ, उसके अलावा मैं आपको ना रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन बना रहा हूँ। अब देखो ग्राम स्टेन से माइकोप्लाज्मा स्टेन नहीं हुआ, तो एक क्यूरियोसिटी गई साइंटिस्ट के दिमाग में, यार ऐसे नहीं देख रहे, इसको कैसे देखें, तो फिर एक नए स्टेन की डिस्कवरी हुई। और ऐसे ही स्टेन, ऐसे ही हर डिस्कवरी होती है गाइस, एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ। कैसे होती है रिसर्च, रिसर्च होती है क्वेश्चन का, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप कुछ चीज को ढूंढने में मतलब अपना एफर्ट लगाते हो कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो रहा, इसका कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग ऐसे पागल होते हैं भाई, वो उनके दिमाग में हर वक्त 24/7 कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन बन गया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो पर्सनल मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है।
उसके बाद एक होती है एल्फोम बैक्टीरिया। एल्फोम बैक्टीरिया। एल्फोम बैक्टीरिया में भी क्या नहीं होती सर, सेल वॉल नहीं होती सर। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती। और एल्फोम बैक्टीरिया कहाँ डिस्कवर हुए थे सर? लिस्टर इंस्टीट्यूट में सर। ठीक है, लिस्टर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, लंदन में। तो ये याद रख सकते हो। डाइन फिनोमेना मैंने बता दिया, प्रोटीज। डाइन फिनोमेना का अगर क्वेश्चन आए तो प्रोटीज लगाना है, डाइन स्टेन का क्वेश्चन आए तो सर माइकोप्लाज्मा लगाना है। ठीक है। अब सर याद कैसे रहेगा? सर दोनों कहने में तो सर आसान ही है, मतलब सेम से लगते हैं। तो याद कैसे रहेगा? तो सर ऐसे याद रखो ना, जैसे डाइन्स। मैं तो देखो ऐसी ऐसी ट्रिक्स बना लेता हूँ खुद से। डाइन फिनोमिना प्रोटीज के लिए। प्रोटीज में भी पी है और फिनोमेना में भी पी है। ऐसे याद कर लो। तो ऐसे खुद से बनाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप खुद से बनाओगे तो आपको ज्यादा याद रहेगी वो। दूसरों की बताई हुई आपको इतनी याद नहीं रहेगी चीजें। जब आप खुद से अपनी ट्रिक बनाओगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। डाइनस्टेन स्टेन तो सर वही माइको, ऐसे माइको प्लाज्मा का आपको रिलेट करके कर सकते हो, क्योंकि माइको प्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होती, दैट्स व्हाई हम उसमें डाइनस्टेन करते हैं। तो ऐसे कोरिलेट किया करो चीजों को। देखो अगर मैं आपको सीधा बता देता कि डाइनस्टेन मेथड इज यूजफुल, तो आपको हो सकता है आप 2-4 दिन बाद भूल जाते कि वो माइकोप्लाज्मा के लिए करते हैं या प्रोटीज के लिए करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों दिए होंगे। यह बात याद रखना। क्वेश्चन में अगर आपको डाइन स्टेन का क्वेश्चन आएगा तो माइकोप्लाज्मा भी ऑप्शन ही होगा और प्रोटीज का भी ऑप्शन होगा। और डाइन फिनोमेना का क्वेश्चन होगा तो भी माइकोप्लाज्मा और प्रोटीज दोनों ऑप्शन में भी, क्योंकि एग्जाम में यही आपको घुमाता है। ठीक है। अगर मैं ये रीजन ना बताता आपको डाइन स्टेन का, कैसे कैसे डाइन स्टेन काम करता है, कैसे कैसे मतलब क्या उसकी एडवांटेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा दिनों तक नहीं याद रहता। ठीक है, मुझे मेरे मेरे को भी नहीं था पहले याद, लेकिन जब से मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है तब से मेरे दिमाग में अब ये रहेगा कि हाँ भाई, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, दैट्स वाई फिर हम डाइस्टेन करते हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसी इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है उसको आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, पहले वीडियो देख लो पूरा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे, सच में अच्छा लगे। अगर नहीं अच्छा लगे तो मत करना। ठीक है। और फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि कैसा है आप हमारा कंटेंट। ठीक है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और क्या है जो इसमें अच्छी चीज है। ठीक है, दोनों बताना, गलतियां भी बताना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अगर जब तक आप मुझे मेरी गलतियां नहीं बताओगे तो मैं इंप्रूव नहीं कर सकता गाइज। एक चीज आप याद रखना लाइफ में, आपकी ठोकरें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। बादाम खाने से अकल कभी भी नहीं आती है। ठीक है, आपकी ठोकरें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है, थोड़ी सी मोटिवेशन बात होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सर आपका बायोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 है सर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के ऊपर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के ऊपर। ये 5 स्टोरेज डिजीज दे रखे, इनमें से कौन से हैं जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है? तो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो डी है, पॉम्स डिजीज और मैकार्डल डिजीज। ठीक है, पॉम्स डिजीज और मैकार्डल डिजीज है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 ही इंक्लूड किए हैं। ठीक है, पॉम्स डिजीज, माइकार्डल डिजीज। अब सर पॉम्स डिजीज है, उसमें वो मतलब उसका थोड़ा हाथ देख लेते हैं। इसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 भी बोला जाता है। पॉम्स डिजीज को टाइप 2 बोला जाता है, और जो आपका मैकार्डल डिजीज है इसको टाइप 5 बोला जाता है। ठीक है। अब सर ये याद कैसे करें सर? थोड़ी सी ट्रिक बता दो प्लीज। देखो मैं तो वही है अपनी वही जुगाड़ लगाता हूँ भाई, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज को याद करने का। ठीक है, देखो टाइप 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइप 5। 5 से आपको क्या क्या याद आता है? पेंटा। ठीक है, ठीक है। 5 है तो मैकार्डल, जैसे आईजीएम है, आईजीएम कैसी होती है? इसमें ऐसे 5 होती है ना वो, उसमें 5 मतलब जैसे, वैसे तो आपने देखा होगा 2 हैवी 2 लाइट चेन होती है। ठीक है, तो ऐसे उसमें पेंटामर होता है ना वो, तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसमें भी एम है और फिर 5, ऐसे मतलब कोरिलेट कर सकते हो यार। ठीक है, मेरा तो ऐसा ही है, मेरे को याद रहेगा मैकार्डल डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5 है। ठीक है, उसके बाद हाँ एग्जाम, इसका जो एंजाइम है वो कैसे याद करें? देखो इसमें क्या हो जाती है, जो पॉम्स डिजीज है इसमें हो जाती है डेफिशिएंसी। किस चीज की डेफिशिएंसी सर? इसमें हो जाती है सर डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम एसिड। देखो लाइसोसोमल एंजाइम
की डेफिशिएंसी होगी। और लाइसोसोम में कौन से टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं सर? लाइसोसोम में सर एंजाइम पाए जाते हैं, वो तो सबको पता है सर लाइसोसोम का काम क्या होता है। तो लाइसोसोम का काम तो सबको पता है सर। लाइसोसोम का काम क्या होता है सर? लाइसोसोम का काम तो सर हम सबको पता है क्या होता है काम। उसमें क्या होता है, वो सोसाइटल बैग की तरह काम, यानी कि उसमें एसिडिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो उसमें एसिडिक एंजाइम होते हैं, और कौन सा एंजाइम है? अल्फा ग्लूकोसिडेज, ठीक है। तो लाइसोसोमल एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो दैट्स वाई फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होगा, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हार्ट में, स्केलेटल मसल में। तो दैट्स वाई फिर इसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन अच्छे से मतलब यूटिलाइज नहीं हो पा रही, दैट्स वाई फिर वो एक्युमुलेट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और फिर आगे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये था पॉम्स डिजीज के बारे में। पॉम्स डिजीज सर आंखें बंद करो, कैसे याद करोगे? आंखें बंद करो सर, लाइसोसोमल एसिड अल्फा लाइसोसोमल एसिड, जो आपका एंजाइम है, जो एसिडिक एंजाइम है, अल्फा ग्लूकोसिडेज की सर डेफिशिएंसी होती है। और ग्लूको अल्फा ग्लूकोसिडेज, देखो अल्फा ग्लूकोसिडेज, देखो एंजाइम भी देखो ग्लूकोज से रिलेटेड है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना भाई। देखो जो टॉपर होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं पढ़ते, वो जितना पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज करते हैं। देखो ग्लूकोसिडेज, यानी कि सर इसका ना मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ काम है। अगर मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए और उससे पूछ ले कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में, और तीन इसके अलावा मान लो एक तो ये दे दिया ऑप्शन में अल्फा ग्लूकोसिडेज, और चार एंजाइम ऐसे दे दिए जिसमें भाई ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आप अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या करोगे? एलिमिनेशन रूल लगाओगे। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ग्लाइकोजन से रिलेटेड ये भी एंजाइम नहीं है, तो बच गया क्या? अल्फा ग्लूकोसिडेज, क्योंकि सर यही मेरे को तो ग्लाइकोजन से रिलेटेड लग रहा है। तो ऐसे एग्जाम में आप ये थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि कोशिश करना कि पढ़ के जाना, लेकिन ऐसे जो तुक्काबाजी है, वो आप तभी लगाना जब आप 100% श्योर हो, ठीक है। 100% जब आप श्योर होगे तभी आपका ये ट्रिक है, ये काम आएगी। ये तभी आएगी जब आपने पढ़ रखा होगा चीजें। अगर आप ऐसे रट के जाओगे तो फिर ये भाई थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर थोड़ा सा ये खतरनाक हो जाएगा आपका, क्योंकि भाई माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मैकार्डल डिजीज की बात करें तो सर ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5 है। इसमें क्या हो जाता है, मैका देखो हर चीज में ट्रिक आप लगा सकते हो। देखो मैकार्डल डिजीज है, इसमें भी एमआई है। तो ये मसल एंजाइम, इसमें मसल में जो कुछ एक एंजाइम होता है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, मसल में पाया जाता है ये एंजाइम। तो दैट्स वाई फिर क्या होता है आपका क्यूजिंग एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मसल मसल में पेन होगा। मसल का डिजीज तो मसल में ही होगा ना दिक्कत, क्रैम्प्स हो जाएंगे मसल में, मसल पेन शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। तो मैकार्डल डिजीज में क्या होता है सर, मस्कुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। कौन सा एंजाइम होता है सर? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, ठीक, बस खत्म। आई होप कि भाई आपको जो मैं ये जुगाड़ बताता हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो एक थम्स अप दे दीजिए अभी, ठीक है। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है। आगे ये और भी डिजीज है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, नीमन पिक डिजीज, गाउचर डिजीज, टेसेक डिजीज। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आते हैं, इसमें एंजाइम डिफिशियंसी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखनी है, ग्लाइकोजन का दूसरा नाम, ये तो वैसे सबको पता ही होगा, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है ग्लाइकोजन को, ठीक है। और और क्या याद कर सकते हो आप ग्लाइकोजन में? बस यही है यार, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म है मैमल्स में, ठीक है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन से रिलेटेड क्या पूछ सकता है आपसे? बस यही पूछ लो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वो तो फिर आप कुछ ज्यादा मतलब वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई, क्या हो गई। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बायोकेमिस्ट्री का सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो मैं क्वेश्चन कम करवाता हूँ लेकिन भाई अच्छे से करवाता हूँ, ठीक है। अच्छे से करवाता हूँ, क्वेश्चन कम करवाता हूँ लेकिन अच्छे से करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज यूज फॉर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज यूज फॉर एनर्जी? कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज, फ्री फैटी एसिड, क्रिएटिनिन और कोलाजन। तो इनमें से एनर्जी के लिए कौन यूज किया जाता है? तो एनर्जी के लिए तो देखो ये भी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है यार। ये तो इतना आसान है कि इसको तो कोई भी कर लेगा। ए बी एंड सी सारे के सारे एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कीटोन बॉडी बिल्कुल किया जाएगा, ग्लूकोज बिल्कुल किया जाएगा, फ्री फैटी एसिड बिल्कुल किया जाएगा। अब कीटोन बॉडी कैसे सर बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कीटोन बॉडी बनते हैं आपके
जब फैटी एसिड जब आपकी फैट का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ग्लूकोज में, जब आप प्रोलॉन्ग्ड मतलब आप अनशन पे बैठे हो, ठीक है, धरना दे के बैठे हो, जब आप कुछ खाओ पियोगे नहीं, तो फिर क्या करेगी बॉडी? सबसे पहले तो भाई आपका जितना भी आपका कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले तो उसको यूटिलाइज करेगी, ठीक है, एनर्जी के लिए। फिर आपका आएगा प्रोटीन की बारी, सेकंड पे फिर आपके प्रोटीन डिग्रेड होना शुरू होंगे, और तीसरे पे फिर आएगी सर बारी आपकी फैट की। फैट सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। फैट फिर जैसे ही फैट यूटिलाइज होगा, तो फिर क्या होगा आपका, क्या होगा फिर जब फैट फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, तो आपका फिर कीटोन बॉडीज बनेगी, ठीक है, कीटोन बॉडीज मिलेगी, लाइक आपका एसीटोन हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया। तो फिर कीटोन बॉडीज आपकी यूरिन में आना शुरू होगी, और फिर ये आप फिर कीटोन बॉडीज को रोथर टेस्ट से फिर आप क्या करोगे, डिटेक्ट करोगे, ठीक है। तो लो कार्बोहाइड्रेट ये मैंने बता दिया, ग्लूकोज तो एक प्राइमरी सोर्स है ही, ठीक है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। और फ्री फैटी एसिड मैंने बता दिया, ये लिवर में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए। क्रिएटिनिन क्या है सर? क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका वेस्ट प्रोडक्ट है सर? क्रिएटिन फॉस्फेट का सर, क्रिएटिन फोस्फेट। क्रिएटिन फोस्फेट का सर ये वेस्ट प्रोडक्ट है। एटीपी एटीपी बनता था ना, एटीपी प्लस का, इसमें फॉस्फोरस है तो एटीपी बनेगा ही बनेगा, और इसमें फिर आपका ये मसल में पाया जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट, और क्रिएटिनिन बनेगा, ठीक है, क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन बनेगा। और कोलाजन तो भाई बताइए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलाजन तो, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको चार क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं ना अभी क्वेश्चन थोड़े कम ही लाना शुरू करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबी बन जाती है वीडियो, ठीक है। तो आज क्वेश्चन 5 ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रू अबाउट एक्सोन्यूक्लियेज। अब देखो, दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एंडो न्यूक्लियेज, एक्सो न्यूक्लियेज। अब पहले तो भाई संधि विच्छेद करो। न्यूक्लियेज यानी कि ये क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, कटिंग, ठीक है। एंडो मतलब कि डीएनए या आरएनए को अंदर से कट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे बीच से काट दिया। और जो एक्सोन्यूक्लियस है वो सर बाहर से करेंगे, ठीक है, आउटर साइड से। तो इसका जो राइट आंसर है, अब देखो, थ्री डैश एक्सोन्यूक्लियस का क्या काम होगा, वो डीएनए से कट करेगा, ठीक है, थ्री डैश एंड से करेगा, तभी तो उसका नाम थ्री डैश एक्सोन्यूक्लियस है ना। तो ये थ्री डैश एंड ऑफ डीएनए से ये क्या करता है, कट करता है। और जो थ्री डैश जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, ये ऐसे चलता है, मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये मान लो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये थ्री डैश है, ये फाइव डैश है। तो ये थ्री डैश से ऐसे फिर काटता 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 ऐसे चलता है, ठीक है। और ये एक्सोन्यूक्लियस है, ये याद रखना, ये अंदर से कट नहीं लगाया, ये बाहर से कट लगाया है टर्मिनल से, ठीक है। स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एंड अटैच टू थ्री, देखो थ्री डैश हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है, थ्री डैश टर्मिनल ऑफ डीएनए से ये क्लीव करेगा, और न्यूक्लियोटाइड को जैसे ऐसे वन बाय वन ऐसे निकालता जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये एक्चुअली इसका काम क्या होता है सर? सबसे पहले इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। तो इसका काम होता है सर, आपका जब डीएनए की प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, तो इसका फंक्शन इसमें ही होता है, प्रूफ रीडिंग में, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर है, ये आपको पसंद आया होगा, मेरी यही आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी का, आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, एक मिनट यार, हाँ, तो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये, ठीक है, एमसीक्यू बायोकेमिस्ट्री और उसके। तो चलिए, एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई पर्सनली क्वारी हो, तो आपको मेरे जो सोशल हैंडल है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है, इंस्टा पे मैसेज कर देना कि सर ये प्रॉब्लम थोड़ा है, तो मैं
जेन्युइन क्वेरी होगी तो आपको रिप्लाई में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और लिंक्डइन पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पर आज मैं एक्चुअली मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है। इंस्टा वगैरह पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन लिंक्डइन पे अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि रिप्लाई ज़्यादा जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो लिंक्डइन पर आप मेरे को कर लेना कनेक्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी दी हुई है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, अगर अच्छा लगे, ऐसा हेल्पफुल कंटेंट अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो और लगता हो कि ऐसा कंटेंट आगे भी लेके आना चाहिए, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीआरई एग्जाम। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आपका अच्छे से, आप अच्छी जगह पे जाके काम करो, ठीक है। अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करो, जाकर साइंटिफिक कम्युनिटी बिल्ड करो, क्योंकि हमारी लाइन को हमें ही आगे लेके जाना है। नो वन इज गोइंग टू डू फॉरवर्ड अस, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी को हमें ही आगे लेके जाना है, और एमएलटी को आगे लेके जाओ, अपनी लाइन को आगे लेके जाओ, ठीक है। यही आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार तब तक, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।